एवरीवन। आज जो हमारा टॉपिक है इज़ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हमने अपनी पिछली वीडियो में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में सारे आर्टिकल्स, सब कुछ, उनकी ऑर्डिनेंस, उनकी पार्डनिंग पावर, सब कुछ हमने अच्छे से पढ़ लिया था। नाउ इज़ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो काफ़ी सिंपल है कंपैरेटिवली एंड आपको बहुत अच्छे से समझ आने वाला है, सो स्टे ट्यून्ड। अब हमने पढ़ा था, हम पिछला थोड़ा रिवाइज करते हैं एंड देखते हैं कि कितनी कंसेप्ट्स क्लियरिटी है। राइट, लेट्स सी। अब हमें पता है कि हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारा जो स्ट्रक्चर है, वो कैसे है कि हमारे यहाँ पे 3 पार्ट्स में उसको डिवाइड किया गया: एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। जो लेजिस्लेचर है वो लॉज बनाती है, जो एग्जीक्यूटिव है वो उनको एग्जीक्यूट करता है, और जो जुडिशरी है वो चेक करती है कि ये जो लॉज हैं ये एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन बने हैं कि नहीं। इतना हमें समझ आ गया, ठीक है। अब हमारे यहाँ पे एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आता है सेंटर में, वो देखते हैं। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल। ठीक है, ये किसका पार्ट है? एग्जीक्यूटिव का। लेजिस्लेचर का पार्ट कौन कौन है? लेजिस्लेचर में आता है पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट में आता है लोकसभा, राज्यसभा, और ध्यान रखना कि प्रेसिडेंट पार्लियामेंट के भी पार्ट है। प्रेसिडेंट हमारे पार्लियामेंट के भी पार्ट है, ठीक है। और फिर जुडिशरी हमें पता है कि इंटीग्रेटेड है और इंडिपेंडेंट है, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देख सकते हो तो जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो एग्जीक्यूटिव का भी पार्ट है और लेजिस्लेचर का भी पार्ट है। और ये जो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, ये जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जो एग्जीक्यूटिव के पार्ट हैं, ये एक्चुअली में लोकसभा और राज्यसभा में जो पार्टीज आ रही हैं, उनमें जिस पार्टी को मेजॉरिटी मिल रही है उनके हेड हैं प्राइम मिनिस्टर। जो भी पार्टी को मेजॉरिटी मिलेगी उसके हेड होंगे प्राइम मिनिस्टर। तो मतलब हमारे यहाँ पे अगर आप देख सकते हो तो जो एग्जीक्यूटिव है वो लेजिस्लेचर के इंटरडिपेंडेंट हैं, ये दोनों, ठीक है। इसलिए हमारे यहाँ पे जो गवर्नमेंट है उसको क्या कहते हैं? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इतना समझ में आया? ठीक है। अब हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था कि जो पार्ट 5 होता है वो किसके साथ डील करता है? सेंटर के साथ, है ना। जो हमारा पार्ट 5 है वो किसके साथ डील कर रहा है? यूनियन के साथ। किसके साथ डील कर रहा है? यूनियन के साथ। और इसका भी जो चैप्टर 1 है वो किसके साथ डील करता है? यूनियन के एग्जीक्यूटिव के साथ। हमने अभी ऊपर पढ़ा कि एग्जीक्यूटिव क्या है। तो पार्ट 5 डील कर रहा है यूनियन के साथ, जिसका चैप्टर 1 है यूनियन एग्जीक्यूटिव, जिसमें आते हैं आर्टिकल 52 से लेके 78, ठीक है। और यूनियन एग्जीक्यूटिव का कौन कौन पार्ट होता है? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और हमारे अटॉर्नी जनरल, ठीक है। जिसमें से प्रेसिडेंट हमने सबसे पहले पढ़ा, जिनके साथ आर्टिकल 52 से 62 डील कर रहे थे। पर्टिकुलरली ये वाले बिल्कुल ही प्रेसिडेंट के ही बेस्ड हैं, सिर्फ प्रेसिडेंट पे ही बेस्ड हैं। अब आज हम पढ़ेंगे वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, और देखेंगे कि कौन से आर्टिकल्स इनसे रिलेटेड है। सब कुछ इनसे रिलेटेड हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, ठीक है। अब अगर आप वाइस प्रेसिडेंट को देखेंगे तो हमें पता है कि ये सेकंड हाईएस्ट ऑफिस है, क्योंकि सबसे पहला कौन से? प्रेसिडेंट, और उनके बाद वाइस प्रेसिडेंट। तो हमें पता है कि ये सेकंड हाईएस्ट ऑफिस है कंट्री में, ठीक है। और ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट्स में सेकंड आते हैं। ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट्स और ऑर्डर ऑफ पावर में डिफरेंस होता है। इनके अगर पावर के हिसाब से लेंगे
तो प्रेसिडेंट फर्स्ट नहीं होते, ठीक है। लेकिन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस मतलब अगर सपोज कोई इवेंट हो रहा है और उसमें सारे मिनिस्टर्स और सब ने आना है, तो उसमें वो जिस हिसाब से या जिस सीक्वेंस में बैठेंगे उसे ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस बोलते हैं, ठीक है। जिसमें सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट फिर वाइस प्रेसिडेंट आते हैं, तो सेकंड आते हैं ये ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में। हम एक और वीडियो कवर करेंगे जिसमें हम सारे ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में जैसे जैसे वो आ रहे हैं सबको देखेंगे, ठीक है। अब वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस हमने किधर से लिया है, अमेरिका से, ये आप याद रखेंगे। लेकिन हमारा कंप्लीटली सिमिलर नहीं है, काफ़ी चेंजेस हैं। सो देखेंगे अभी। अब हमने पढ़ा कि पार्ट 5 है जिसमें यूनियन एग्जीक्यूटिव हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और अटॉर्नी जनरल। अब सबसे पहले आर्टिकल 63। आर्टिकल 63 कहता है कि देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जहाँ पे भी शैल होता है मतलब वो ऑफिस इज़ कंपल्सरी, वो ऑफिस इज़ कंपल्सरी। अब कंपल्सरी का मतलब कि इसे खाली नहीं छोड़ सकते। तो इधर से ही आप ये समझ जाएंगे कि जब भी वाइस प्रेसिडेंट के हो गए हैं इलेक्शन और नए वाले आने वाले हैं, तो तब तक ये ऑफिस अपना नहीं छोड़ेंगे, तो क्योंकि कंपल्सरी ऑफिस है। अब आर्टिकल 64। आर्टिकल 64 कहते हैं कि जो वाइस प्रेसिडेंट होंगे वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन हैं किसके, राज्यसभा के। राज्यसभा इज द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ठीक है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। एक्स ऑफिशियो का मतलब कि जो भी वाइस प्रेसिडेंट होंगे वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएंगे, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो जो भी इस पोस्ट पे आएंगे वो क्या बन जाएंगे, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा के प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो उनकी मीटिंग्स को प्रिसाइड करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, चेयरमैन, ठीक है। और जो उसके बाद आते हैं सेकंड में डिप्टी चेयरमैन। फिर आर्टिकल 65। आर्टिकल 65 कहते हैं कि जो वाइस प्रेसिडेंट होंगे वो प्रेसिडेंट की एक्ट करेंगे ड्यूरिंग कैजुअल वैकेंसीज और ड्यूरिंग एब्सेंस। 65 क्या कहता है कि वाइस प्रेसिडेंट विल एक्ट एज प्रेसिडेंट जब भी कैजुअल वैकेंसी होगी या तो वो एब्सेंट होंगे उस टाइम। अब वैकेंसीज होंगी क्यों, वैकेंसी हो सकती है डेथ की वजह से हो सकती है, या वो रिज़ाइन कर गए, उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया है, या उनकी इलेक्शन को डिसक्वालीफाई कर दिया गया, या वो अनएबल हैं अपने फंक्शंस को डिस्चार्ज करने के लिए क्योंकि वो कुछ रीज़न की वजह से एब्सेंट हैं, या वो इल हैं। तो इन सब चीज़ों की वजह से, इन सब रीजंस की वजह से जब वैकेंसी होती है उसको कैजुअल वैकेंसी बोलते हैं, ठीक है। और कैजुअल वैकेंसी, इन सब रीजंस की वजह से जब वैकेंसी होगी तो तब जो वाइस प्रेसिडेंट है वो एक्ट करेंगे एज अ प्रेसिडेंट। और जब वाइस प्रेसिडेंट एक्ट करेंगे एज अ प्रेसिडेंट तो उन्हें सैलरी भी कौन सी मिलेगी, प्रेसिडेंट वाली। तो उन्हें सैलरी, उनके फंक्शन सब किस वाले होंगे, प्रेसिडेंट वाले। वो ओथ भी कौन सी वाली लेंगे, प्रेसिडेंट वाली, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब वन थिंग सी, हमने पढ़ा कि प्रेसिडेंट होते हैं और प्रेसिडेंट के नीचे सेकंड पोजीशन पे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है। इतना हमने देखा। और राज्यसभा में क्या होता है कि यही वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा के क्या होते हैं, चेयरमैन, ठीक है। और इनके बाद कौन होते हैं, डिप्टी चेयरमैन। और अगर जुडिशरी की तरफ जाएं तो होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और फिर ऐसे जजेस होते हैं जो अकॉर्डिंग टू सीनियरिटी होते हैं, अकॉर्डिंग टू सीनियरिटी। अब जब सपोज प्रेसिडेंट अपनी पोजीशन पे नहीं है, किसी भी रीज़न की वजह से हो सकता है, कैजुअल वैकेंसी है ना, तो प्रेसिडेंट अपनी पोजीशन पे नहीं है, तो तब वाइस प्रेसिडेंट कैसे एक्ट करेंगे, एज अ प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट चले गए प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करने, तो यहाँ पे चेयरमैन की जगह फिर कौन आ जाएंगे, डिप्टी चेयरमैन, और वो एक्ट करेंगे एज अ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो यहाँ का सिस्टम सॉर्टेड हो गया,
यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट की तरह ये चले गए प्रेसिडेंट बनने, तो यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट की जगह कौन आएंगे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जगह कौन आएंगे? जो सबसे सीनियर मोस्ट जज होंगे वो। और अगर सपोज वाइस प्रेसिडेंट की भी डेथ हो जाती है, प्रेसिडेंट भी नहीं है, तो चीफ जस्टिस जाएंगे प्रेसिडेंट बनने, सीनियर मोस्ट जज जाएंगे वाइस प्रेसिडेंट बनने, और उनसे सेकंड नंबर वाले आएंगे सीजेआई बनने। तो ऐसे ये पूरा सिस्टम चलता है। इतना आपको समझ में आया? वेरी गुड। अब बैक टू, तो हमने आर्टिकल 65 अपना कवर कर लिया, जिसमें हमने पढ़ा कि वाइस प्रेसिडेंट एक्ट करते हैं एज अ प्रेसिडेंट ड्यूरिंग कैजुअल वैकेंसी। कैसे करते हैं वो हमने पढ़ लिया। अब आर्टिकल 66 जो कि है इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन कौन करते हैं? दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, मतलब लोकसभा भी और राज्यसभा भी, दोनों हाउसेस। ठीक है, मतलब इनके इलेक्टेड भी और इनके नॉमिनेटेड भी। लोकसभा में पहले 2 नॉमिनेटेड मेंबर्स होते थे एंग्लो इंडियन के, लेकिन फिर 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने उनको रिमूव कर दिया। तो अब लोकसभा में कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर नहीं है, और राज्यसभा में प्रेसिडेंट 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं, जो कि साइंस, आर्ट, लिटरेचर और सोशल सर्विस को बिलोंग करते हैं। तो वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन में दोनों लोकसभा और राज्यसभा दोनों हाउसेस इन्वॉल्व होते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर इन्वॉल्व नहीं होता। ठीक है, अब पहले क्या होता था कि पहले एक प्रोविज़न था कि जॉइंट सिटिंग होती थी दोनों हाउसेस के बीच में, और फिर वो इलेक्ट करते थे वाइस प्रेसिडेंट को, लेकिन ये बहुत कम्बरसम था, बहुत डिफ़िकल्ट था। तो इसीलिए 11th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1961 ने, किसने? 11th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1961 ने इस प्रोसेस को रिमूव किया। ठीक है, समझ में आया? फिर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से वोट होता है, और सीक्रेट बैलेट में होता है, मतलब किसी को नहीं पता चलता कि आपने किसको वोट किया। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट हमने प्रेसिडेंट के वक्त भी पढ़ा था और वाइस प्रेसिडेंट के वक्त भी पढ़ रहे हैं। सो लेट्स सी कि क्या होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, लेट्स सी। अब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, इसमें क्या होता है कि 4 मेंबर्स हैं, सपोज ए, बी, सी एंड डी। इन चारों को सीट्स मिलनी है कहीं पे। ठीक है, अब बंदा वोट करने आया, एक एक्स पर्सन है जो वोट करने आया, तो इसको सबसे पहले एक शीट मिलेगी जिसपे इन चारों का नाम लिखा होगा, ए, बी, सी एंड डी। अब इसको अपना रेफरेंस, इसको अपना जो प्रेफरेंस है वो मार्क करना है। सपोज ये चाहता है कि ए बन जाए सबसे ज़्यादा, चलो ए नहीं बना, वो चाहता है सी बन जाए, फिर वो चाहता है चलो ये दोनों नहीं बने फिर बी बने, और इसकी लास्ट प्रेफरेंस है डी। इनको ऐसे प्रेफरेंस में वोट करना है। फिर जितने भी लोगों ने फर्स्ट प्रेफरेंस वोट किया है, सेकंड किया है, थर्ड किया है, फोर्थ किया है, वो काउंट होगा। अब कुछ लोगों ने ए को, सपोज 10 लोगों ने ए को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया, 9 लोगों ने बी को दिया है, 13 लोगों ने सी को दिया है, 16 लोगों ने डी को दिया है। तो ये फर्स्ट प्रेफरेंस वोट्स हैं। अब इसमें हम देख सकते हैं कि बी को सबसे कम फर्स्ट प्रेफरेंस वोट्स मिले हैं, तो क्या होगा कि इसके फर्स्ट प्रेफरेंस वोट्स कैंसिल हो जाएंगे। अब इन 9 लोगों ने जिन्होंने बी को फर्स्ट प्रेफरेंस वोट्स दिए थे, उन्होंने किसी को सेकंड प्रेफरेंस दिए होंगे, है ना? तो जिनको इस 9 लोगों ने सेकंड प्रेफरेंस वोट्स दिए हैं, वो उनमें ऐड हो जाएंगे। सपोज इन 9 लोगों में से 3 लोगों ने ए को दिया था, 3 लोगों ने सी को दिया था, 3 लोगों ने डी को सेकंड प्रेफरेंस वोट्स दिए थे, तो ये इनके ऑलरेडी सेकंड प्रेफरेंस वोट्स जो थे उसमें ऐड हो जाएंगे। और अब भी अगर सपोज नहीं हुआ, तब फिर जिसको लोएस्ट होगा वो कैंसिल हो जाएगा और उसके थर्ड प्रेफरेंस वोट्स ऐड हो जाएंगे। और ऐसी ये जो एडिशन है ये तब तक चलती है जब तक एक पर्टिकुलर जो कोटा है वोट्स का वो नहीं आ जाता। जब किसी को वो पर्टिकुलर लिमिट ऑफ वोट्स कोई क्रॉस कर लेगा
तो ये जो सीरीज चल रही है ये स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, ये है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का काम क्या होता है कि जिस इंसान को जिस प्रोपोर्शन में वोट्स मिले हैं उसे उसी प्रोपोर्शन में सीट्स मिलती है। सपोज किसी को 40% प्रोपोर्शन में वोट्स मिले हैं तो उसको 40% ही सीट्स मिलेंगी। ठीक है, ये चीज़ कौन इंश्योर करता है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, राइट? गुड। अब आता है क्वालिफिकेशन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। अब आता है क्वालिफिकेशन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। आप याद रखेंगे 35 ROC। जब प्रेसिडेंट की होती है आप याद रखेंगे 35 LOC। जब वाइस प्रेसिडेंट की होती है आप याद रखेंगे 35 ROC। ठीक है, 35 का मतलब कि ये 35 ईयर्स ऑफ एज से ज़्यादा होने चाहिए, इन्होंने 35 ईयर्स कंप्लीट कर लिए होने चाहिए। आर मतलब ये एलिजिबल होने चाहिए फॉर मेंबर ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा के मेंबर नहीं होने चाहिए पर एलिजिबल होने चाहिए कि अगर आज ये राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए जाएं तो ये इलेक्ट हो जाएं। ठीक है, इनकी एलिजिबिलिटी मेंबर ऑफ राज्यसभा वाली होनी चाहिए। तीसरा, नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मतलब कोई भी गवर्नमेंट जॉब में ये नहीं होने चाहिए। जो भी सिटिंग वाइस प्रेसिडेंट, जो भी सिटिंग मिनिस्टर्स होते हैं, गवर्नर होते हैं, इनको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में नहीं गिना जाता है, इसलिए अगर ये आए तो ये वाइस प्रेसिडेंट बन सकते हैं। और सी मतलब कि शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया। वैसे ही प्रेसिडेंट का 35 LOC मतलब वो लोकसभा के एलिजिबल होने चाहिए मेंबर होने के लिए। वही फिर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, सिटीजन ऑफ इंडिया, 35 ईयर्स से ज़्यादा। तो ये चीज़ इनकी अब हमने पढ़ा कि कैसे होगा। अब इनकी इलेक्शन को 20 प्रपोजर्स चाहिए और 20 सेकेंडर्स चाहिए। 20 प्रपोजर्स मतलब ऐसे 20 लोग होने चाहिए जिन्होंने इनका नाम वाइस प्रेसिडेंट के लिए आगे फॉरवर्ड किया हो, और ऐसे 20 लोग होने चाहिए जो उसके सपोर्ट में हो। ठीक है, तभी इनका नाम आगे आएगा और फिर पूरी वोटिंग स्टार्ट होगी। तो 20 प्रपोजर्स और 20 सेकेंडर्स। जब हम प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो उनमें प्रपोजर्स कितने होते हैं? 50 और सेकेंडर्स भी कितने होते हैं? 50। ये चीज़ आप याद रखेंगे। अब इन्हें सिक्योरिटी डिपॉजिट करना है 15,000 का RBI में, और ये किसके अंडर आता है? प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन एक्ट 1952, जिसे 1997 में अमेंड किया गया। ठीक है, इतना समझ आया? क्वालिफिकेशन, इलेक्शन, एवरीथिंग गुड। अब इसके बाद आता है आर्टिकल 67 जो कि टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट की बात करता है। ये कहता है कि वाइस प्रेसिडेंट का जो नॉर्मल टर्म है वो कितना है? 5 साल का, 5 ईयर्स का। लेकिन ये किसी भी वक्त रिज़ाइन कर सकते हैं अपना रेजिग्नेशन किसको देके? प्रेसिडेंट को देके। प्रेसिडेंट अपनी रेजिग्नेशन किसको देते हैं? वाइस प्रेसिडेंट को। दोनों एक दूसरे को देते हैं। ठीक है, ऑल्सो इनको रिमूव किया जा सकता है बाय सिंपल रेजोल्यूशन। प्रेसिडेंट के टाइम पे हमें प्रॉपर इम्पीचमेंट करवानी थी, प्रॉपर इम्पीचमेंट, लेकिन इनके वक्त में हमें एक सिंपल रेजोल्यूशन पास करना है, और वो जब पास हो जाएगा तो ये रिमूव हो जाएंगे। हाँ, इन्हें 14 डे का नोटिस दिया जाता है, और कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी ग्राउंड मेंशन नहीं है इनके रिमूवल का। अगर आप याद होगा आपको तो प्रेसिडेंट का एक ग्राउंड मेंशन था, वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे कोई भी ग्राउंड मेंशन नहीं है। अब राज्यसभा से पास होगा सबसे पहले। अच्छा, ऐसा रेजोल्यूशन जो वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए हो। अब वाइस प्रेसिडेंट क्या है? एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ राज्यसभा, चेयरमैन। तो इसलिए ऐसा जो रेजोल्यूशन है कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन राज्यसभा। सबसे पहले कहाँ पे आएगा? राज्यसभा में इंट्रोड्यूस होगा। उसके बाद जब यहाँ से पास हो जाएगा बाय इफेक्टिव मेजॉरिटी, आप याद रखेंगे, फिर ये लोकसभा में जाएगा जहाँ पे सिंपल मेजॉरिटी से इसको पास होना है, और एक बार पास हो गया तो वाइस प्रेसिडेंट रिमूव्ड होंगे। तो राज्यसभा इफेक्टिव मेजॉरिटी, लोकसभा सिंपल मेजॉरिटी, एंड देन नॉर्मल पास। अब देखते हैं कि इफेक्टिव मेजॉरिटी होता क्या। इफेक्टिव मेजॉरिटी होता है मेजॉरिटी ऑफ प्रेजेंट मेंबरशिप माइनस द वेकेंट सीट्स। अब सपोज
लोकसभा में अभी प्रेजेंट मेंबरशिप कितनी है, 543 मेंबर्स हैं, ठीक है। उसमें से सपोज 15 सीट्स वेकेंट हो जाती हैं, कोई भी रीज़न हो सकता है, डेथ हो सकता है, डिसक्वालिफिकेशन हो सकती है, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, और 15 सीट्स वेकेंट हो गई। तो अब प्रेजेंट मेंबरशिप माइनस वेकेंट करेंगे तो अब कितनी सीट्स बची जो वोट कर रहे हैं, 528। अब इस 528 का जब मैं 50% निकालूंगी तो क्या निकलेगा, इफेक्टिव मेजॉरिटी। इस 528 का 50% कितना हुआ, 264, प्लस 1 कर लेंगे तो 265, ठीक है। तो तब उससे क्या निकलेगी हमारी इफेक्टिव मेजॉरिटी, ये चाहिए राज्यसभा में। उसके बाद लोकसभा में जाएगी जो इसको सिंपल मेजॉरिटी की तरह पास करेगी, और एक बार ये पास हो जाएगा तो जो वाइस प्रेसिडेंट है वो रिमूव हो जाएंगे। इफेक्टिव मेजॉरिटी का यूज़ और कहाँ कहाँ होता है, रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट में, डिप्टी चेयरमैन, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर। आप याद रखेंगे किस में हो रहा है, दोनों हाउसेस के प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स में, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, ये तो आराम से याद रहेगा। इन सब में कौन सा यूज़ हो रहा है, इफेक्टिव मेजॉरिटी। फिर ही कैन होल्ड ऑफिस बियॉन्ड 5 years टिल उनके सक्सेसर ना आ जाए, मतलब कि सपोज 5 साल कंप्लीट हो गए और अभी सक्सेसर नहीं आए हैं, तो तब तक जो सिटिंग वाइस प्रेसिडेंट हैं वही वाइस प्रेसिडेंट रहेंगे जब तक कि कोई नया मेंबर उनके ऑफिस में नहीं आ जाते। और जो वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट से हट रहे हैं वो दोबारा भी वाइस प्रेसिडेंट बन सकते हैं जितनी मर्जी बार। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि वो दोबारा री इलेक्ट हो सकते हैं जितनी मर्जी बार, कोई लिमिटेशन नहीं है। फिर आर्टिकल 68 टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट की बात करता है इन केस ऑफ वैकेंसी। अब वैकेंसी आएगी कब वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस में, वही एक्सपायरी ऑफ टेन्योर, रेजिग्नेशन, रिमूवल, डेथ, अदर रीजंस जैसे डिसक्वालिफिकेशन। अगर तो एक्सपायरी ऑफ टेन्योर हो रहा है, ठीक है, 5 साल कंप्लीट होने वाले हैं, तो इलेक्शंस पहले ही हो जाएंगे। अगर किसी और रीज़न की वजह से वैकेंसी आ रही है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तब तक एक्ट करेंगे एज अ वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। 69 में बात कर रहे हैं ओथ और एफर्मेशन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट की। तो हम याद रखेंगे कि इनको ओथ कौन देते हैं, प्रेसिडेंट या कोई पर्सन जो प्रेसिडेंट ने ही चूज़ किया, ठीक है। फिर आर्टिकल 70 इनके फंक्शंस की बात करता है इन अदर कंटिजेंसीज, मतलब इन अदर स्फीयर्स। सी पार्लियामेंट बाय लॉ, सॉरी 1 second. So Parliament by law can grant more functions to Vice President. Parliament अगर चाहे तो वो एक लॉ निकाल के वाइस प्रेसिडेंट को और भी फंक्शंस दे सकते हैं। नाउ वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस में देयर आर सम कंडीशंस ऑफ ऑफिस विच आर कि वाइस प्रेसिडेंट शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। ना वो लोकसभा राज्यसभा के मेंबर होने चाहिए, ना वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या काउंसिल के मेंबर होने चाहिए। अगर सपोज कोई एमपी, मतलब कोई राज्यसभा, लोकसभा या कहीं के भी मेंबर इलेक्ट हो जाते हैं एज अ वाइस प्रेसिडेंट, तो फिर वो वाइस प्रेसिडेंट बनेंगे और ऐसा डीम होगा कि यहाँ वाली सीट उन्होंने खाली कर दी है, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करते हैं मैक्सिमम 6 महीने के लिए, वो भी जब कैजुअल वैकेंसी हुई हो, ठीक है। मैक्स कितने महीने के लिए एक्ट कर सकते हैं, 6 months, और इसके बीच में नए इलेक्शंस होने होते हैं, ठीक है। तीसरा कि वाइस प्रेसिडेंट को उनकी अपनी कोई सैलरी नहीं मिलती है। वाइस प्रेसिडेंट को, क्योंकि वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है राज्यसभा के, तो उन्हें राज्यसभा के चेयरमैन की सैलरी मिलती है, मतलब एमपी वाली। और जब वो एज एक्ट करेंगे एज अ प्रेसिडेंट तो तब उन्हें मिलेगी सैलरी ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। उनकी अपनी कोई सैलरी वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस की कोई नहीं है। और अगला अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल विच इज़ आर्टिकल 71, जो बात कर रहा है कि कोई भी मैटर रिलेटेड टू इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट अगर आता है, कोई भी डिस्प्यूट अगर इनकी इलेक्शन में होता है प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट की, तो डायरेक्टली किसको अप्रोच करेंगे, सुप्रीम कोर्ट को, और जो भी सुप्रीम कोर्ट डिसीजन देगा वो फाइनल होगा,
ठीक है, ये चैलेंज नहीं हो सकता कि कहीं पे जो इलेक्टोरल कोलाज था वो इनकम्प्लीट था। मतलब सपोज अगर लोकसभा के कुछ मेंबर्स प्रेजेंट नहीं हैं क्योंकि वो सीट्स ही वेकेंट हैं, तो इस बेसिस पे वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन और प्रेसिडेंट के इलेक्शन को वॉइड नहीं कर सकते। जितने भी मेंबर्स प्रेजेंट हैं अगर वो वोट कर रहे हैं और उस वोट में इनका नाम आ रहा है तो ये वैलिड है। ठीक है, अगला है कि अगर सपोज किसी भी रीज़न की वजह से इनकी जो इलेक्शन है वो वॉइड डिक्लेयर हो जाती है, तो जितने भी इन्होंने पहले एक्ट्स किए होंगे वो स्टिल वैलिड रहते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट के केस में भी ऐसे ही है, वाइस प्रेसिडेंट के केस में भी ऐसे ही है। अब मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि हमने ये जो ऑफिस है ये अमेरिका से लिया है, लेकिन देयर इज़ सम डिफरेंस बिटवीन इंडियन वाइस प्रेसिडेंट एंड एन अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट। जैसे कि जब अमेरिका में प्रेसिडेंट की पोस्ट वैकेंट होती है तो वहाँ के वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट बनते हैं, लेकिन कब तक? टिल द एंड ऑफ टर्म। तो जब अमेरिका में प्रेसिडेंट की पोस्ट वैकेंट होती है तो वहाँ के अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट बनते हैं, लेकिन फिर वो प्रॉपर प्रेसिडेंट बनते हैं जितना भी टर्म बचा हुआ है उसके लिए। सपोज 4 साल बचे हुए हैं तो पूरे 4 साल के लिए वही अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट बन जाते हैं। इंडिया में ऐसा नहीं होता। इंडिया में सपोज अगर प्रेसिडेंट की पोस्ट वेकेंट है तो इंडियन वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट बनते हैं, लेकिन कुछ टाइम के लिए, जब तक कि उनका सक्सेसर नहीं आ जाता तब तक। तो इसी के साथ हमारा वाइस प्रेसिडेंट टॉपिक कंप्लीट हुआ है। आप इसके क्वेश्चंस ट्राई आउट कर सकते हैं, हम भी करेंगे वीडियोस के थ्रू। एंड अगर आपको कोई भी डाउट आता है किसी भी क्वेश्चन में तो आप कमेंट करिएगा एंड विल सॉल्व इट टुगेदर। ठीक है, सो टिल देन थैंक यू सो मच।